आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्ट के बारे में। व्हाट इज रिएक्ट। ये पूरा जो वीडियो होगा काफ़ी समराइजिंग वीडियो होगा। इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट रिएक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है रिएक्ट। तो रिएक्ट इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अब इसको समझेंगे पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो इसका कोड है वो इस लाइब्रेरी का जो कोड है वो पब्लिक है, यानी कि इसका कोड अवेलेबल है पब्लिकली। सो कई यूजर्स का क्वेश्चन होता है कि तो क्या हम उस कोड को चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नहीं, डायरेक्टली आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई उस लाइब्रेरी में कोई फीचर दिखता है या आपको कोई बग दिखता है और अगर आप उस बग को सॉल्व कर देते हैं या कोई इशू को सॉल्व कर देते हैं या फिर आप कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं, तब आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये था ओपन सोर्स के बारे में। आप चलते हैं फ्रंट एंड। तो जैसा कि आप सबको पता है किसी भी एप्लीकेशन में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज फ्रंट एंड सेकंड इज बैक एंड। तो जो फ्रंट एंड होता है उसका मतलब होता है कि यूआई। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस क्या होगा, यूजर को क्या दिखेगा। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी है ये फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए ही है, यानी कि इसकी हेल्प से आप यूआई बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्यों कहा है। जावास्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ये जावास्क्रिप्ट के टॉप पे बनी है। तो अगर आपको इस लाइब्रेरी पर वर्क करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक आनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू सेकंड पॉइंट। सो इट इज यूज फॉर बिल्डिंग कंपोजिबल यूजर इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या है, सपोज ये आपकी वेबसाइट है और इसका ये लेआउट है, ये हेडर है, ये साइड बार है। ठीक है, ये मेन डिव हो गया, ये आपका फुटर हो गया, ये आपके साइड बार हो गए, ये आपका सर हेडर हो गया। तो जनरली ये लेआउट रहता है नॉर्मल जब हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट में ऐसा क्या, रिएक्ट में हम इस हर एक जितना भी ये डिव है इसको हर एक इस बॉक्स को एज ए कॉम्पोनेंट काउंट करते हैं। तो हम हेडर के लिए एक अलग से कॉम्पोनेंट बनाएंगे, साइड बार के लिए अलग से कॉम्पोनेंट बनाएंगे, फुटर के लिए अलग से कॉम्पोनेंट बनेगा, मेन के लिए हम अलग से कॉम्पोनेंट बना सकते हैं। अब एक चीज़ और बात आती है कि कॉम्पोनेंट बना क्यों रहे हैं। फर्स्ट रीज़न है जिससे कि हम उसको रीयूज कर पाएँ। और इस एग्जांपल में अब जो ये राइट साइड बार है इसे हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, हम लेफ्ट साइड बार वाले कंपोनेंट को यूज करेंगे, बस जो कंपोनेंट में डेटा भेजना है वो चेंज कर देंगे। सो कंपोनेंट की हेल्प से हम अपने कॉम्प्लेक्स लेआउट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं और उन कंपोनेंट को हम विद इन आवर एप्लीकेशन, विद इन आवर प्रोजेक्ट हम उसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। अब बात आती है कंपोनेंट के टाइप्स क्या हैं। सो फर्स्ट टाइप होता है फंक्शनल कंपोनेंट, सेकंड टाइप होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो ये हम डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे की वीडियोस में। अब मूव करते हैं थर्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट में। इट इज यूज्ड टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब नया टर्म आता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या है सिंगल पेज एप्लीकेशन? मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है इसमें सिर्फ केवल एक पेज है, केवल एक डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है इसमें HTML जो हमारा पेज है वो ओनली वन HTML पेज है। सेकंड जो थिंग है इन सिंगल पेज एप्लीकेशन हमें रिलोडिंग की ज़रूरत नहीं है, नो रिलोडिंग। वाई? बिकॉज हमने देखा सिंगल पेज एप्लीकेशन में वन HTML डॉक्यूमेंट होता है only। और जो हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं, हम रिएक्ट की हेल्प से जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम इसी HTML पेज के अंदर
एक डिव क्रिएट करते हैं जो कि होता है रूट एलिमेंट। ठीक है, ये होता है सर आपका रूट। इसी के अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को रेंडर करते हैं डायनेमिकली। और इतना ही नहीं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। दिस इज द मैजिक ऑफ रिएक्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट। अब चलते हैं फोर्थ यूनिक सेलिंग पॉइंट की तरफ, डिक्लेरेटिव अप्रोच। जो रिएक्ट है वो डिक्लेरेटिव अप्रोच फॉलो करता है। डिक्लेरेटिव का यहाँ पर मीनिंग है कि यूजर को जो भी आउटपुट चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, वो स्पेसिफाई कर देगा। हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते हैं। दैट इज वाई इट इज डिक्लेरेटिव। इसको थोड़ा और हम रिएक्ट वर्सेस जावा स्क्रिप्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो इम्पीरेटिव होती है। ठीक है, इम्पीरेटिव का मतलब है कि हमें स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफाई करना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस को। एग्जांपल के लिए अगर हम टेक्स्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप होता है कि हम उस टेक्स्ट को फाइंड करें यूजिंग क्लास और आईडी। एंड सेकंड स्टेप होगा कि हम उसका कंटेंट चेंज करें। तो हम ये सब करते हैं डॉम मैनिपुलेशन से। ठीक है, ये हम करते हैं डॉम मैनिपुलेशन के हेल्प से। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्पीरेटिव अप्रोच। इन रिएक्ट क्या है, रिएक्ट में हमें जैसे कंपोनेंट क्रिएट करवाना है तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अगर हमें HTML एलिमेंट क्रिएट कराना है तो हम डायरेक्टली HTML एलिमेंट का सिंटैक्स लिख देते हैं। हम JSX को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें बिहाइंड द सीन ऑल द स्टेप्स स्पेसिफाई नहीं करने पड़ते कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन हमें नहीं करना पड़ता है। मेन थिंग यही है कि यहाँ हमें डॉम मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता। So the fifth point is React was created by Jordan Walke, a software engineer working for Facebook in May 2013. Okay. Sixth point है React uses a virtual DOM. तो अब आ गया है कि वर्चुअल डॉम क्या है। और वर्चुअल डॉम की हेल्प से रिएक्ट जो है काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू अदर लाइब्रेरी एंड अदर फ्रेमवर्क्स। बिकॉज रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम का लेट एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ये ओरिजिनल डॉम है। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे, ये हमारा ओरिजिनल डॉम है और ये हमारा वर्चुअल डॉम है। ठीक है, तो रिएक्ट क्या करता है, इसी ओरिजिनल डॉम की एक कॉपी क्रिएट कर देता है। अब जैसे ही कोई यूजर आएगा, ठीक है, यूजर जो है कुछ अगर अपडेट करता है, सपोज उसने एक एलिमेंट क्रिएट किया, तो रिएक्ट क्या करता है बिहाइंड द सीन विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स नोन एज डिफिंग, आई थिंक। तो उसकी हेल्प से ये ओरिजिनल डॉम में सिर्फ इतना ही चेंज करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात ऐसे है, अगर हम रिएक्ट यूज ना करें तो क्या होता है, जब हम कुछ अपडेट करते हैं, डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये जो पूरा ट्री है, ये पूरा का पूरा ट्री री रेंडर होता है, दोबारा से क्रिएट होता है। इसलिए वहाँ टाइम कंपेयर टू रिएक्ट ज़्यादा लगता है। बट इन रिएक्ट अगर हम देखेंगे, जो चेंज था उसने वर्चुअल डॉम की हेल्प से, जो कि एक कॉपी है, लाइट वेट कॉपी है ओरिजिनल डॉम की, उसकी हेल्प से उसने चेक किया कि हाँ सिर्फ ये कंपोनेंट या सिर्फ ये नोड जो है अपडेट हुई है, ऐड हुई है, तो ये सिर्फ ओरिजिनल डॉम में इतना ही ऐड करेगा, इतना ही रीरेंडर, इतना ही अपडेट करेगा। होल ट्री को इसको रीरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, चीज़ें फास्ट हो गई रिएक्ट में। यही है वर्चुअल डॉम की कहानी। अब बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, इट यूजेस जावास्क्रिप्ट XML JSX। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जो कि एक्सटेंशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। ये क्या करता है, हमको अलाउ करता है कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ ही जो है HTML को भी लिख पाएँ। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि
जैसा कि हमने पहले कहा, हम रिएक्ट की हेल्प से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे पास तो एक ही एचटीएमएल पेज है। अब सारा एचटीएमएल हम वहाँ तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस जेएसएक्स हम एचटीएमएल को, जो भी हमें कंपोनेंट बनाने हैं उसके, हम एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में ही लिख सकते हैं। और ये बहुत ही, जो इसका सिंटैक्स है ना, बहुत ही ईजी है। डिटेल में इसको आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। जो मेन फंडा है कि अलाउ करता है एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो सेकंड जो इससे एडवांटेज है वो है कि हम यूआई और यूआई को, और जो भी अदर हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक है और यूआई के जो भी लॉजिक है, ठीक है, इन सबको हम एक ही यूनिट में रैप कर पा रहे हैं। एट्थ पॉइंट है, इट इनकरेजेस रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी कैसे? क्योंकि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को यूज करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, हम इन कंपोनेंट्स को अगेन रीयूज कर सकते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन में। सेकंड थिंग आती है मेंटेनेबिलिटी। तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे। तो हम अपनी वेबसाइट्स को स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ चुके हैं, तो हम हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसको अलग से स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, उसको अलग से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। थर्ड है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल डॉम, जो कि इसको फास्ट बनाता है, ठीक है। और भी इसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं यूजिंग हुक्स। अगर हम आगे को कवर करेंगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि हम हुक्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड स्केलेबिलिटी अचीव होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। सपोज ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है। सर्वर साइड रेंडरिंग मीन्स हमारा जितना भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो यहीं सर्वर पर रेंडर हो जाएगा। सर्वर इसको एग्जीक्यूट करके हमें सीधे एचटीएमएल फाइल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग, तो हमें, तो जो इनिशियल लोड है, जो इनिशियल लोडिंग में जो टाइम लगता है वो यहाँ बहुत ही लेस लगता है, यानी कि इनिशियली जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत ही फास्ट लोड हो जाती है अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाइन्थ पॉइंट है लार्ज कम्युनिटी, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 2013 और अभी करंटली चल रहा है 2025, ठीक है। तो 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 12 साल से लाइब्रेरी जो है मार्केट में है, तो इसकी कम्युनिटी तो स्ट्रॉन्ग है ही, और आपको लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं इसके ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन है इनका, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स हैं, लॉट ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में। दैट्स वाई इट हैज़ लार्ज कम्युनिटी। मैनी फॉर्चून कंपनीज, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, ऊबर हो गया, तो काफ़ी यूजर्स का क्वेश्चन हो सकता है, नहीं क्या ये कम्प्लीटली रिएक्ट पर डिपेंड है? नहीं। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनका कोड बेस इतना बड़ा है, ठीक है, और ये डिपेंड करती हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ पर।